नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश व्यास आप लोगों का चेतना एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं मित्रों। और इसी स्वागत की कड़ी में उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उस बेहतरीन टॉपिक का आपका मित्र जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा है, उस बेहतरीन टॉपिक का जो नाम है वो नाम है राजस्थान का एकीकरण। ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे सरल टॉपिक है। राजस्थान की किसी भी भर्ती की अपन तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक लगभग सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से ठीक भी करते हैं, बढ़िया भी करते हैं। लेकिन मैं और एक अच्छा प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए और बेहतरीन तरीके से और आपको ये याद हो जाए। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करें तो एकीकरण का अर्थ होता है एक करना, अर्थात राजस्थान की बिखरी हुई रियासतों को एक करना। जब देश स्वतंत्र हो रहा था, जब देश आजाद हो रहा था, उस समय रियासतों को एक करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि आज अपन देखते हैं, आप किसी संपत्ति के मालिक है और आपको कह दे कि उस संपत्ति से आपको बेदखल किया जा रहा है या हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा वहां से हटना नहीं चाहेंगे। अगर राजा महाराजाओं के पास इतना पावर था और उनको रियासतों को एक किया जा रहा था, उनके पावर, उनकी शक्ति कम हो रही थी, तो राजा महाराजा एक होना नहीं चाहेंगे। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक हुए। और आज अपना राजस्थान अपन देखते हैं, सुंदर प्यारा राजस्थान जिस कंडीशन में है। दोस्तों, ये ऐसे ही एक नहीं हुए, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। और जो वर्तमान का अपन राजस्थान देख रहे हैं वो इस प्रकार का राजस्थान नहीं था। किस प्रकार अपना राजस्थान एक हुआ है, कैसे एकीकरण हुआ है, इसकी मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना। दोस्तों, बात करता हूं 1945 की। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, चर्चिल के स्थान पर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली बने। दोस्तों, जब क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री बने तो ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट एटली का रुझान भारत की स्वतंत्रता के प्रति, वो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। दोस्तों, क्लाइमेट एटली ने पहला प्रयास जो भारत की स्वतंत्रता के लिए किया वो ये किया कि भारत के जो वाइसराय लॉर्ड वेवेल थे, वेवेल के स्थान पर उन्होंने वाइसराय परिवर्तन किया और वेवेल के स्थान पर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का भारत का वाइसराय नियुक्त किया। दोस्तों, वाइसराय और गवर्नर जनरल, ये दो शब्द आपने सुना होगा। वाइसराय शब्द 1857 की क्रांति के बाद आया। 1857 की क्रांति से पहले यह गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था पद। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया और उस अधिनियम में यह शब्द या ये विशेषता आई इस शब्द की, इस शब्द का नाम परिवर्तित हो गया। गवर्नर जनरल की जगह अब उसे वाइसराय कहा जाता है। वास्तव में वाइसराय कहने के पीछे कारण यह है कि राजाओं ने गवर्नर जनरल के प्रति या जनता में गवर्नर जनरल के प्रति नफरत हो गई थी। तो अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया और अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न अपन गवर्नर जनरल पद के स्थान पर पद वही रखे और इस पद का नाम परिवर्तित कर दे। तो रियासतों में गवर्नर जनरल नाम न लेकर उसे वाइसराय कहा जाने लगा। लेकिन जो सीधे ब्रिटेन के या सीधे ब्रिटिश ताज के क्राउन के हाथ में जो क्षेत्र थे या उनके अधीन जो क्षेत्र थे, जिन्हें अपन ब्रिटिश भारत कह सकते हैं, वहां पर उसे गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। लेकिन रियासतों में गवर्नर जनरल न कहकर वाइसराय कहा। तो ध्यान रखना, लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन प्रधानमंत्री बने
सॉरी वाइसराय बने और वाइसराय उनको नियुक्त किया क्लाइमेट एटली में। लॉर्ड माउंटबेटन को प्रधानमंत्री बोल गया, वो प्रधानमंत्री नहीं वाइसराय, ठीक है, ध्यान रखना, वेवेल की जगह है लॉर्ड माउंटबेटन। फिर बात करूं एकीकरण को लेकर, तो एकीकरण में मित्रों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान का एकीकरण किया किसने, तो राजस्थान का एकीकरण करने वाला जो विभाग है वो विभाग है रियासती विभाग। इसी विभाग ने इसी विभाग ने संपूर्ण भारत का भी एकीकरण, ध्यान रखना। रियासती विभाग या रियासती सचिवालय की जो स्थापना हुई वो हुई 5 जुलाई 1947। आपको ये ध्यान में रखना है। सारे कंटेंट में बोर्ड पे भी लिखूंगा, लेकिन एक बार इस कहानी को, रियासती विभाग या रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। मित्रों इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल को और इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन। वीपी मेनन का पूरा नाम मिलता है वेन गुणी पेन गुणी मेनन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, राजस्थान के एकीकरण को लेकर मैं 2 पार्ट लेकर आऊंगा। इस पार्ट में मैं सामान्य जानकारी की बात करता रहूंगा और आगे आने वाले पार्ट में मैं डिटेल से एक एक चरण का अध्ययन। अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एकीकरण से पहले राजाओं के विलय पत्र या सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उनमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है, तो बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के राजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। अंतिम रियासत कौन सी है जिसने हस्ताक्षर किए, तो अंतिम रियासत है हस्ताक्षर करने वाली धौलपुर रियासत। रियासत है धौलपुर। लेकिन वह कौन सी रियासत है जिसके राजा ने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो वो रियासत है बांसवाड़ा रियासत। और बांसवाड़ा रियासत के शासक थे चंद्रवीर सिंह। मित्रों मैं एक वीडियो ये भी लेकर आऊंगा कि स्वतंत्रता के समय या एकीकरण के समय कौन सी रियासत के राजा कौन। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि बांसवाड़ा रियासत के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। फिर मैं बात करूं तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। उन 7 चरणों की अपन खास खास बेहतरीन इंपॉर्टेंट बातें देख लेते। बेहतरीन इंपॉर्टेंट बातों को अपन देखें तो मित्रों वो जो अपनी बेहतरीन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां देखिए। सबसे पहले एक तरफ मैंने लिखे हैं चरण, फिर दिनांक, फिर नाम, फिर शामिल रियासतें, फिर राजधानी, फिर राज प्रमुख, फिर पीएम या सीएम, और फिर लिखे हैं उद्घाटन। मैं बात करूं प्रथम चरण की, सबसे पहले तो आपको कैसे ध्यान रखना है, प्रथम चरण सेकंड चरण ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन दिनांक याद करने का तरीका है वो आप लोगों को बता देता हूं। दिनांक आप लोग कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है 18, 25, 18। क्या लिखना है, 18, 25, 18, फिर 30 और 30 के आधे 15, फिर 26 और फिर 1 नवंबर। 26 के बाद आपको लिखना है 1। 18, 25, 18 बोलिए, 18, 25, 18, 30 के आधे 15, 18, 25, 18, 30 के आधे 15 और 26 जनवरी 1 नवंबर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 18, 25, 18, 30 के आधे 15, 18, 25, 18, 30 के आधे कितने हो जाएंगे, 15। अब बात करें तो यहाँ महीना कौन सा आएगा, तो महीने को अपने को ध्यान रखना, मार्च से स्टार्ट करना। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, 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 ऐसे बोलो, मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च,
मार्च मार्च अप्रैल मार्च 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 अप्रैल मार्च। फिर बात करें मई जनवरी और नवंबर, मई जनवरी और नवंबर। मार्च मार्च अप्रैल मार्च 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 अप्रैल मार्च 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 अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर मई जनवरी नवंबर। मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर। फिर बात करें सन की, तो ध्यान रखना है सन को कैसे ध्यान रखोगे। सन में कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 1948। 1948, चलो भाई सन याद करते हैं 1948। 1948 ये लो साहब, वापस 1948 ये लो साहब, वापस 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। देखिए 3 बार तो 1948 है, 2 बार 1949 है। कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके बोलिए 3 बार तो 1900 आ जाएगा अपने 48, 3 बार तो आ जाएगा 1948। उसके बाद 2 बार आ जाएगा अपने 1949, और फिर एक बार 49 के बाद 50, और सीधा फिर 1956 भी एक बार। 48 48 48 49 49, 3 बार 48, 2 बार 49, एक बार 50, एक बार 56। कैसे ध्यान रखना है। ये हो गई अपनी तारीखें याद। फिर बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। नाम, नाम को कैसे याद रखेंगे। मत्स्य राजस्थान या सॉरी मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के बाद पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ के बाद संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के बाद वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान के बाद संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान के बाद राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान आ गया। यहां संविधान में भी राजस्थान का उल्लेख हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान में राजस्थान का उल्लेख हो गया, और फिर 7वें चरण में वर्तमान का राजस्थान। फिर बात करें, एक बार वापस नाम याद करवा देता हूं। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के बाद पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ के बाद संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के बाद वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान के बाद संयुक्त वृहद राजस्थान। यहां तक ही दिक्कत आएगी आपको। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के बाद पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ नाम क्यों, क्योंकि पूर्वी रियासतें मिली, अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, वृहद क्यों, क्योंकि अब बड़ी बड़ी रियासतें मिली क्षेत्रफल की दृष्टि से। संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, इनको जोड़ देंगे, संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर आगे बढ़ते हैं राजस्थान, और फिर वर्तमान का राजस्थान। फिर आज अपने बात करें अपन शामिल रियासतें कौन कौन सी थी, तो पहले चरण में ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। फिर बात करें तो सेकंड चरण में जो रियासतें थी पूर्वी राजस्थान वाली, उसकी बात करें पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाली, उसमें आ जाएगी अपने तो ट्रिक है, बाबू की झाड़ू से प्रताप को कूटो। बाबू की झाड़ू से प्रताप को कूटो। बाबू की झाड़ू में देखो, बाबू से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़। बाबू की झाड़ू, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर। बाबू की झाड़ू से सापुरा, से सापुरा। बाबू की झाड़ू से प्रताप को, प्रताप से प्रतापगढ़, को से कोटा। कूटो, कू से कुशलगढ़ ठिकाना, कू से कुशलगढ़ ठिकाना, टो से टोंक। बाबू की झाड़ू से प्रताप को कूटो। कूटो का मतलब होता है मारो, ये ट्रिक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं आगे। अभी अपन रियासतें देख रहे हैं, फिर आ जाएगी अपने थर्ड चरण में। थर्ड चरण में ध्यान रखना, मेवाड़ मिली है, संयुक्त राजस्थान जिसे अपन कह रहे हैं नाम, तो इसमें आ जाएगा पूर्व राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। फिर बात करें अपन चौथे चरण की, तो चौथे चरण में बड़ी 4 बड़ी रियासतें आ रही है। J3B, जे से जैसलमेर, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, बी से बीकानेर। J3B जो मिली है रियासतें, वो J3B रियासतें किस में मिली है, तो वो J3B जो रियासतें हैं, J3B रियासतें वो संयुक्त राजस्थान में मिली। फिर बात करें अपन नेक्स्ट पंचम चरण की, पंचम चरण में आता है वृहद राजस्थान।
के अंदर बृहद राजस्थान जो है, बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ जुड़ रहा है। तो ये वही मत्स्य संघ जो यहाँ पर एक संघ बनाकर छोड़ दिया गया था, आगे इसको नहीं जोड़ा जा रहा था, ये वापस मत्स्य संघ पंचम जुड़न में जुड़ता है। ध्यान रखना, मत्स्य संघ को कौन सी समिति की रिपोर्ट पर या सिफारिश पर जोड़ा गया? शंकर देव राय समिति की रिपोर्ट पर जोड़ा गया। शंकर देव राय समिति कितने सदस्य थी? 3 सदस्य थी। आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल इसके सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे शंकर देव राय। ये आपको ध्यान में रखना। फिर बात करूं मैं तो प्यारे दोस्तों, फिर अपनी आती है अगला नेक्स्ट दिनांक के अंतर्गत ही अपन देख रहे हैं रियासतें। रियासतों में अपन देखें तो रियासतें अपने छठे चरण की रियासतें देखें, आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव। यहाँ पर एक लफड़ा है, एक कहानी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया तरीके से जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन छोटी सी कहानी यहाँ पर आप सुन लो कि सिरोही के एक नेता थे गोकुल भाई भट्ट, जो हातल गांव के थे। कौन से गांव के थे? हातल गांव के निवासी गोकुल भाई भट्ट ये चाहते थे कि जो माउंट आबू देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो राजस्थान में जुड़ना चाहिए, वो सिरोही के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन बॉम्बे प्रांत के जो नेता थे, जैसे अपने सरदार पटेल जी हो गए, ऐसे बॉम्बे प्रांत के नेता इस पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र को बॉम्बे प्रांत यानी कि वर्तमान के गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो बॉम्बे से अलग हुए हैं, बॉम्बे प्रांत में मिलाना चाहते थे। और यहाँ पर यही हुआ मित्रों, इन्होंने यही किया है। छठे चरण में आबू देलवाड़ा सहित 89 गांवों को कहाँ मिला दिया गया? बॉम्बे प्रांत में मिला दिया गया। बाकी शेष बची हुई सिरोही और हातल गांव जो गोकुल भाई भट्ट का गांव है उसको छोड़ दिया गया और उसको राजस्थान में मिला दिया गया। लेकिन इसके बाद से पुरजोर राजस्थान की जनता ने, सिरोही की जनता ने इसका विरोध जारी रखा। और अपन देखेंगे आगे 7वें चरण में किस प्रकार आबू देलवाड़ा वापस कहाँ मिल जाता है? अपने राजस्थान में मिल जाता है। लेकिन अभी आपको ध्यान में यही रखना है कि छठे चरण में आबू देलवाड़ा और 89 गांव और 304 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कहाँ जोड़ दिया गया? बॉम्बे प्रांत में जोड़ दिया गया। और बाकी शेष राजस्थान और सिरोही और बाकी शेष में हातल गांव जो गोकुल भाई भट्ट का गांव है वो भी राजस्थान के अंदर शामिल कर दिया गया। और अपन बात करें तो 7वें चरण की अपन बात करें तो 7वें चरण में देखिए आप, आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा जो एकमात्र चीफ कमिश्नर क्षेत्र था वो यहाँ आकर 7वें चरण में जुड़ जाता है। प्लस एमपी का मंदसौर क्षेत्र का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो अपन ने अपने यहाँ शामिल कर लिया है। और अपने झालावाड़ क्षेत्र का जो सिरोंज क्षेत्र है वो अपन ने एमपी को दे दिया। और इस प्रकार अपने 7वें चरण के अंदर वर्तमान राजस्थान स्वरूप जो आज का राजस्थान है वो सामने आता है। अब अपन इनकी बात करें दोस्तों, इनकी राजधानियों की। राजधानियां भी याद करना बिल्कुल सरल है। सबसे पहले मत्स्य संघ है। देखिए मत्स्य संघ में अलवर आई है। मत्स्य संघ में क्या आई है? अलवर। देखिए तो धौलपुर के राजा उदयपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जा रहा है। करौली के राजा गणेश पाल वासुदेव को उप राज प्रमुख बनाया जा रहा है। फिर बात करें अलवर के एक नेता है, बढ़िया नेता, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। सभी रियासतों को कुछ ना कुछ थोड़ा लालच दिया जा रहा है। तो अलवर को यहाँ पर क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। इसकी भी अपन एक शॉर्ट ट्रिक आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिर देखते हैं सेकंड नंबर पर राजधानी आती कोटा। थर्ड पे आ रही अपने संयुक्त राजस्थान में आपको पता उदयपुर। फिर उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिर लगातार अपने को जयपुर ही ध्यान में रखना है। आज भी वर्तमान में भी राजधानी कौन सी है? जयपुर है। तो शुरुआत के अंदर अपने को ध्यान रखना अलवर, कोटा और उदयपुर। अलवर, कोटा, उदयपुर 3 चरणों में है। उसके बाद लगातार अपने को जयपुर ध्यान में रखना है। फिर बात करूं मैं राज प्रमुख की। राज प्रमुख में प्रथम चरण में आता है उदयबान सिंह, सेकंड चरण में आता है भीम सिंह जी और थर्ड चरण में आते हैं भूपाल सिंह जी। फिर उसके बाद लगातार मान सिंह जी और 7वें चरण में तो 1 नवंबर 1956 को तो 7वें चरण के अंदर क्या किया गया? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। और ध्यान रखना ये सब काम हुआ संविधान में संशोधन के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ मित्रों? राजस्थान के बी श्रेणी का जो राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया था। 3 प्रकार की श्रेणियां अपन देखेंगे आगे, चिंता नहीं करनी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी
इनको अपन देखेंगे। राजस्थान जो 20 श्रेणी का राज्य था, इस श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत, और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद आया। और अपने प्रथम जो राज्यपाल नियुक्त हुए वो हुए अपने सरदार गुरमुख निहाल सिंह। फिर मैं बात करूं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कड़ी वाली, तो सबसे पहले अलवर के शोभाराम कुमावत, फिर शाहपुरा के गोकुल लाल असावा, और थर्ड नंबर पे संयुक्त राजस्थान में माणिक्य लाल वर्मा। फिर बात करूं मैं, उसके बाद आ जाता है हीरालाल शास्त्री, और फिर लगातार हीरालाल शास्त्री है, 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया है। फिर बात करें उद्घाटनकर्ता, तो शुरुआत के 2 चरण में उद्घाटनकर्ता आपको ध्यान रखना नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। और फिर बात करें तो तीसरे चरण में आते हैं नेहरू जी, क्योंकि संयुक्त राजस्थान आ रहा था, उदयपुर जैसी रियासत बन रही थी, तो एक बड़े कद्दावर नेता की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ स्वयं नेहरू जी आए, देश के पहले प्रधानमंत्री आए। फिर देखिए फिर क्या हुआ मित्रों, फिर चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान के तहत बड़ी बड़ी रियासतें आई। तो बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाले। बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाने के लिए बड़े एक लोह पुरुष जैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए बड़ा लोह पुरुष व्यक्ति स्वयं आए, वो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं तक ये पन्ने को उद्घाटन करता ध्यान में रखने, उसके बाद आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको और बेहतरीन तरीके से डिटेल से अध्ययन इसका करते हैं। ओके, थैंक यू मित्रों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।